हेलो दोस्तों, खांसी की प्रॉब्लम कितने तरीके की हो सकती है, आज इस पर बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार खांसी तो खांसी है, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि कौन से टाइप की है। लेकिन ये जानना और इसको क्लासिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर तरह की अलग खांसी के अलग तरह के कारण होते हैं और हर तरह की अलग खांसी का अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। इसलिए एक कॉमन व्यक्ति के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि उसको जो खांसी हो रही है वो कौन से टाइप की हो रही है, ताकि एक अंदाज़ लग सके कि उसकी खांसी सीरियस है या नहीं, उसको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है या नहीं, और डॉक्टर जो उसकी जांच कर रहा है वो ज़रूरी है या नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। हर तरह की खांसी के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पर बात करेंगे और उसके कॉमन कॉजेज़ पर बात करेंगे, ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले आता है अक्यूट कॉफ, यानी अगर किसी व्यक्ति को 3 हफ्ते से अगर छोटे ड्यूरेशन का खांसी हो रहा है तो उसको अक्यूट कॉफ की कैटेगरी में रखा जाता है। ज़्यादातर ये वायरस इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू या सिंपल फेरेंजाइटिस के केस में हो सकता है। ज़्यादातर इसमें जो कफ आता है वो वाइट होता है, क्लियर होता है, या कभी कभार अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो तो बलगम उसमें येलो आ सकता है, जो कि इन्फेक्टिव प्रोसेस की तरफ इंडिकेट करेगा। यानी कि अगर 3 हफ्ते से अगर छोटा ड्यूरेशन का कॉफ है तो उसको अक्यूट कॉफ की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद यानी 3 से 8 हफ्ते के बीच का अगर किसी को खांसी है तो उसको सब एक्यूट कॉफ की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें अक्यूट कॉफ की वजह से अगर कोई रेसिडुअल सूजन या इन्फ्लेमेशन रह गई है, या इन्फेक्शन के बाद भी पोस्ट रेसिडुअल कोई प्रॉब्लम अगर रह गई है तो इसकी वजह से, या किसी व्यक्ति को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट इन्फेक्शन के लिए ना किया गया हो तो वैसे व्यक्ति को भी 3 से 8 हफ्ते तक खांसी हो सकती है। ज़्यादातर ये ड्राई कॉफ हो सकता है, कभी कभी इसमें प्रोडक्टिव या बलगम वाला खांसी भी आ सकता है, और धीरे धीरे करके ये अपने आप कम होता है जैसे जैसे ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। इसके अलावा एक होता है क्रॉनिक कॉफ, जहाँ पे किसी व्यक्ति को खांसी 8 हफ्ते से ज़्यादा अगर परसिस्ट करती है तो उसको क्रॉनिक कॉफ की कैटेगरी में रखा जाता है, और ऐसे व्यक्ति को सीरियस लेने की आवश्यकता है। ये ज़्यादातर सीरियस बीमारियाँ जैसे एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पोस्ट नेजल ड्रिप या किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो सकता है। ज़्यादातर ये कॉफ प्रोडक्टिव होता है, हालांकि कुछ मेडिसिन साइड इफेक्ट वाले जो कॉफ है वो ड्राई भी हो सकते हैं। इसमें बलगम आ सकता है। ज़्यादातर ये कॉफ रात को बढ़ता है, कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर से बढ़ता है। अगर ये कॉफ है तो डेफिनेटली आपको जांच कराने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगला कैटेगरी या सब कैटेगराइजेशन इसमें है प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव कॉफ। प्रोडक्टिव का मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति को बलगम आ रहा है तो उसको प्रोडक्टिव कफ बोलेंगे। किसी व्यक्ति को अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, ब्रोंकिक्टासिस है, इस तरह की बीमारी है तो उसमें प्रोडक्टिव कफ आ सकता है। जैसे कि अगर इसमें बलगम अगर आ रहा है तो उसको आपको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है और बलगम को जांच कराने की आवश्यकता है। ज़्यादातर ये बलगम का कलर क्लियर हो सकता है, वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से तरह का इन्फेक्शन है उसके हिसाब से, और उससे थोड़ा अंदाज भी लग जाता है। आगे उसकी जाँच कराने से भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि व्यक्ति को जो कफ है किन कारणों से हो सकता है। इसके अलावा एक होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, जहाँ पे आपको खांसी तो आती है लेकिन उसमें बलगम नहीं आता। ज़्यादातर ये अलग अलग तरह के इरिटेंट्स की वजह से, एस्थमा की वजह से, एलर्जी की वजह से, या अर्ली स्टेज की वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ज़्यादातर गले में कुछ इरिटेशन होने की वजह से खांसी आती है, लेकिन इसमें बलगम नहीं आता। ज़्यादातर थोड़ा बहुत इसमें जो है थूक जैसा आ सकता है, लेकिन इसमें जो एक्चुअल में फ्लेम होना चाहिए या बलगम होना चाहिए वो नहीं आता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है नॉन प्रोडक्टिव कफ को। इसके अलावा एक होता है पेरोक्सिस्मल कफ, जिसमें सडन अनकंट्रोलेबल खांसी की फिट्स आती हैं, जैसे वूपिंग कफ, एस्थमा, या कोई क्रॉनिक बीमारी सडनली अगर बढ़ जाती है जिसे एक्यूट एक्सैसरबेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। इस तरह के पेशेंट में सडन अनकंट्रोलेबल बहुत ज़्यादा खांसी आती है, ज़्यादातर इंटेंस रिपीटेटिव खांसी आती है, और उसमें कई बार लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी श्वास फूलना, वॉमिटिंग होना, इस तरह के फीचर्स हो सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी खांसी के अलग अलग टाइप्स और क्लासिफिकेशन पर, खांसी के ट्रीटमेंट पर, खांसी के डायग्नोस्टिक टेस्ट पर, और खांसी के लिए कॉफ सिरप्स पर हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं जो कि हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।